हेलो एवरीवन, चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और ये क्लास यूपीएसआई की क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इस क्लास में पिछली क्लास में देखा होगा आप लोगों ने 25 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया गया है। आज वाली क्लास से स्टार्ट होगा 26 वाले क्वेश्चन से आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहीं से कंटिन्यू, यहीं पे एंड हुआ तो चलिए यहीं से कंटिन्यू करते हैं। और पहला पहला जो यानी 26 क्वेश्चन जो है वो है यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा है कि ग, ज, छ, च और ट इसमें से तालव्य महाप्राण घोष वर्ण कितने हैं। तालव्य महाप्राण घोष वर्ण यानी तीन चीज पूछ रहा है। इसमें तालव्य पूछ रहा है, महाप्राण पूछ रहा है और घोष पूछ रहा है। इसमें से कौन सा है, तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन क्या करिए, ये देख लीजिए 0, 3, 1, 2। तो इसका आंसर कौन सा होगा, तो इसका आंसर जो होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 0। तालव्य तालव्य वर्ड हैं जरूर इसमें, लेकिन महाप्राण घोष मतलब तीन के तीनों होना चाहिए तब जाके इसमें से ये करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें से तीनों ऐसा है, तीनों मत इसमें से ये जो ऑप्शन दिया है इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो तीनों सेटिस्फाई करता हो, मतलब तालव्य भी हो, महाप्राण भी हो और घोष भी हो। इसमें से तालव्य महाप्राण घोष एक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि तालव्य वर्ड कौन कौन से होते हैं, तो ई, च, छ, ज, झ, ञ, य, स, ये सब तालव्य वर्ड होते हैं। महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड क्या होता है, महाप्राण होता है। इसमें है जरूर दूसरा चौथा, लेकिन अगला क्या लिखा है, घोष वर्ण। घोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा और समस्त स्वर जो हैं वो क्या होते हैं इसमें, मतलब घोष वर्ण कहलाता है। तो इसमें ऐसा कोई नहीं है जो तीनों मतलब तीनों को फॉलो करता हो, तीनों तालव्य भी हो, महाप्राण भी हो और घोष वर्ण भी हो। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। 27 में क्या लिखा हुआ है, मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है। री, ए, उ, ई, इसमें से कौन सा मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, री जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। मूर्धन ह्रस्व स्वर का उदाहरण री है। री ह्रस्व स्वर जिन री क्या होता है, ये सॉरी ह्रस्व स्वर क्या होता है इसके बारे में बता दें। तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता हो उसे ही ह्रस्व स्वर कहा जाता है। जैसे छोटा अ, छोटी, छोटा ऊ और री, ये सब के सब क्या हैं, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलें तो 28 में क्या लिखा हुआ है, जो ध्वनियां न स्वर न व्यंजन है इन्हें क्या कहते हैं। अस्वर, अस्वर व्यंजन, उभय स्वर, अयोगवाह। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। तो इसका आंसर क्या चीज़ है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मतलब जो न स्वर होता है और न ही व्यंजन होता है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें अयोगवाह कहा जाता है। श का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है, दंत, मूर्धा, कंठ, तालु। इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी तालु इसका करेक्ट आंसर होगा। अ, आ और क वर्ग सब किससे बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। ई, च वर्ग और श, य किससे बोले जाते हैं, तालव्य, तालव्य होते हैं तालव्य। तो ये देखिए श यहाँ पे लिखा हुआ है, स का कौन सा होगा, तो तालु इसका करेक्ट आंसर होगा। और ट वर्ग श और र जो होते हैं मूर्धन्य। त वर्ग ल और स दंत, व वर्ण दंतोष्ठ, ए और ए कंठ तालव्य या कंठ तालु भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। 30 में क्या लिखा हुआ है, इनमें से कौन सा व्यंजन उष्म व्यंजन है। इनमें से कौन सा व्यंजन उष्म व्यंजन है, ह, ड, ट, त। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा, इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी ह जो है वो उष्म व्यंजन कहलाता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु मुख के अवयवों से रगड़ खाते हुए निकलती है उन्हें ही उष्म व्यंजन कहा जाता है। किन्हें उष्म व्यंजन कहा जाता है, तो जिसमें सांस जो है वायु मुख के अवयवों से रगड़ खाते हुए निकलता है उन्हें ही उष्म व्यंजन कहा जाता है। कुल कितने उष्म व्यंजन है, तो 4 हैं उष्म व्यंजनों की संख्या, श, श,
स और ह, ये सब के सब क्या हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या लिखा हुआ है, इनमें से किसका उच्चारण स्थान दंत है, यानी बोलते समय दांतों की मदद लेनी पड़ती है। ग, प, त, च, इनमें से कौन से का मतलब कौन किसकी उच्चारण स्थान दंत है, तो त वर्ग क्या होता है, दंत कहलाता है। त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बारे में कई बार चर्चा कर लिया गया है, तो इसको आप देखते रहिए, बार बार देखते रहेंगे तो अपने आप ही चीजें याद हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 32 और 32वें में क्या लिखा हुआ है, इनमें से कौन से व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन है। य, र, ल, व, क, ख, ग, घ, छ, त्र, ज्ञ, श्र, प, फ, ब, भ, इसमें से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है, तो इसका आंसर कौन सा होगा करेक्ट, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या लिखा हुआ है, य, र, ल, व अंतःस्थ व्यंजन है, अंतःकरण के माध्यम से उच्चारित होने वाले व्यंजन को अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। ऐसे वर्ण जिनको जीभ और होठों के परस्पर सटने से बोला जाता है, लेकिन कहीं पर भी दोनों पूरी तरह से स्पर्श नहीं करते हैं, अंतःस्थ व्यंजन किसे कहा जाता है, तो ऐसे वर्ण जिनको जीभ और होठों के परस्पर सटने पर बोला जाता है, लेकिन यह पूरी तरह से कहीं पर भी स्पर्श नहीं करते हैं, यानी य, र, ल, व, य, र, ल, व कौन से व्यंजन होंगे, तो अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या लिखा हुआ है, इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके। दूसरा, जो बलाघात हो। तीसरा, जिनका उच्चारण संभव नहीं। चौथा, जो कठिनता से उच्चारित हो। तो क्या पूछा था क्वेश्चन में, किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जाता है। जब आप वो करते हैं वर्ण विच्छेद तो क्या लिखा जाता है, जैसे लिखा जाता है प, प को कैसे लिखा था, प के नीचे हलंत प्लस लगा के अ, ये क्या चीज़ है, ये स्वर है, मतलब इसको बोलने के लिए हमें इसकी हेल्प लेनी पड़ रही है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या लिखा हुआ है कि ओष्ठ अल्प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। ओष्ठ अल्प्राण घोष व्यंजन यानी तीन चीजें हैं, ओष्ठ अल्प्राण और घोष, फ, ब, प, व, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। 35 35 की तरफ चलते हैं, तो 35 में लिखा है कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण ग, फ, थ, घ, कौन सा इसका ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ई जो है वो करेक्ट होगा। क वर्ग जो है वो कंठ से च, तालु, ट, मूर्धा, त, दंत और प जो है वो ओठ से बोला जाता है, ये सब के सब स्पर्श व्यंजन भी कहलाते हैं। अंतःस्थ व्यंजन अभी पिछले स्लाइड में बताया था कि इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर सटने से होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। उष्म व्यंजन क्या होता है, उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न उष्म वायु से होता है, ठीक, तो उसे उष्म व्यंजन कहा जाता है। अल्प प्राण क्या होता है, तो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है, अल्प प्राण कहलाता है, जबकि दूसरा और चौथा जो होता है वो महाप्राण कहलाता है, ठीक, तो इतनी बातें थी यहाँ पे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अभी पिछली बताएं इसका, और ये जो क्वेश्चन लिखा है इनमें से च वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थल कौन सा है, पीछे बताएं, तुरंत इसके जस्ट पहले ही बताए हैं, दांत,
तालु, कंठ, मूर्धा। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो कौन सा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी तालु जो है वो करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है? री की मात्रा का प्रयोग किसमें हुआ है उसी के बारे में क्वेश्चन में पूछ रहा है। ए लिखा है वृष्टि, रिपु, क्रिया, वर्षा। तो री की मात्रा का उपयोग किसमें हुआ है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वृष्टि। इसका आंसर क्या होगा? वृष्टि। वृष्टि वृष्टि में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या लिखा है? इनमें से संवृत स्वर कौन सा है? संवृत स्वर के बारे में पूछ रहा है। ओ, ई, औ, अ। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? यूपीएसआई 2021 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था ये। तो इसमें लिखा है संवृत स्वर का कौन सा उदाहरण है? ओ, ई, औ, अ। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होता है संवृत स्वर? तो संवृत स्वर या ऊंचा स्वर ऐसी स्वर ध्वनि होती है जिसमें बिना व्यंजन ध्वनि बनाए जीवा को मुख में जितना संभव हो सके उतना ऊंचा और तालु के समीप रखा जाता है। उदाहरण के लिए ई एक संवृत स्वर है। जबकि विवृत स्वर क्या होता है? तो विवृत स्वर निम्न स्वर, विवृत स्वर को और भी कुछ बोला जाता है तो उसको बोलते हैं निम्न स्वर। जबकि संवृत को क्या बोला जाता है? ऊंचा स्वर बोला जाता है। ऐसी ध्वनि होती है जिसमें जीवा को मुंह में जितना संभव हो उतना नीचे और तालु से दूर रखा जाए। विवृत स्वर तालु से जीवा को नीचे रखना है और तालु से दूर, जबकि संवृत को जीवा को मुख से ऊपर रखना है और तालु के समीप। ठीक है। इसे इसका उदाहरण क्या चीज़ है? तो इसका उदाहरण है ई और इसमें दिया हुआ है आ। इसमें क्या लिखा हुआ है? आ। ठीक है। तालु को आ बोलते समय तालु जो है मुंह पूरी तरह से खुलता है, तालु दूर होता है और जीभ जो है वो लगभग उसी जगह पे रहता है, वो हिलता वहां से नहीं। जबकि ई बोलने पे जीवा जो होता है मुख मुख जितना संभव हो सकता है उतना ही ऊंचा जा रहा है। ई ऊपर की तरफ जा रहा है और तालु तालु जो है वो उतना ही रहता है, मुंह पूरा खुलता नहीं है। इस वजह से यह समृद्ध स्वर कहलाता है और यह विवृत स्वर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। 39 में क्या लिखा है? मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन छ, ठ, ध, भ। इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, ठ। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 40 में क्या लिखा है? तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ठ, छ, थ, झ। इसमें से कौन सा तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन है? सो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी छ जो है वो तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन है। अब क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन होने वाला है 41। 41 को पहले हम लोग करते हैं, यहाँ पे मार्क लगा दे कि ये आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? री, औ, उ, ए। इसमें से कौन सा कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका आंसर होने वाला है। तो आज की क्लास में इतना ही। क्वेश्चन नंबर 41 तक हम लोग सॉल्व किए हैं। अगली क्लास में इसके आगे बढ़ते हैं और इसके बाद की क्लास कल होगी।